नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम रूबरू। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, डिजिटल मीडिया की दुनिया के एक अहम फ़र्द जिन्होंने कम वक्त में बहुत कुछ किया है, जनाब अशरफ बस्तवी साहब, चीफ़ एडिटर एशिया टाइम्स न्यूज़ पोर्टल। आज हम उनसे बात करेंगे मीडिया से मुतल्लिक़। मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिस कदर बात की जाए कम है, लेकिन आज हम जिस रुख पे और जिस एंगल पे अपनी बात को रखना चाहते हैं वो है मीडिया और मुसलमानों का रवैया। मीडिया के बारे में मुसलमानों का रवैया क्या है, क्या होना चाहिए, और आज के दौर में मीडिया के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या ज़रूरियात हैं। मोहतरम खैर मकदम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मीडिया के हवाले से आपने माशाल्लाह काम भी किया है, फील्ड वर्क भी किया है और सोचते भी हैं। ख़ास तौर पे आपकी किताब मीडिया के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो मीडिया के बारे में जो मुसलमानों का रवैया है, एक तरफ मीडिया से क्या परेशानी है, हर मजलिस में, हर दानिशवरों की गुफ्तगू में ये मौजू ज़रूर होता है कि मीडिया में ये नहीं, वो नहीं, मुसलमानों की पोजीशन ये है। दूसरी तरफ अगर अमली बात करें तो आज तक तजावीज़ से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल में अच्छी पोजीशन में हम कोई चीज़ नहीं देखते हैं। इनफरादी कोशिशें सर आँखों पे, लेकिन कोई इज्तिमाई कोशिश कम से कम हम अपने मुशाहिदे में नहीं देखते हैं। आप किस अंदाज से देखते हैं इस रवैये को? बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर सुल्तान साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल सफ़ा ऑनलाइन पर, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। जैसा कि आपने मुझे सवाल किया कि मैं क्या सोचता हूँ मीडिया के बारे में, और ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि बातें बहुत हुईं और तजावीज़ पेश की गईं, डिस्कशन हुआ, लेकिन वो मीडिया का कोई मौसर एक तरह से टूल हमारे पास, हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास कम अज़ कम नहीं बन पाया। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, जो मेरी अपनी स्टडी है, 22 साल मैंने इस जर्नलिज़्म के मैदान में मेरे मुकम्मल हो गए। असल में मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है मुसलमानों के दरमियान, इसको जो एक तरह से लहू लहब के हिस्से में रखा गया। जैसे अब अखबारात को पढ़ना, ख़बरों पर जाना, टीवी देखना, और टीवी तो एक ज़माने में पूरी तौर पर बैन था सोसाइटी के अंदर। जो मजहबी सोसाइटी हुआ करती थी उसे लहू लहब का टूल कहा जाता था। अब आज बदले हुए दौर में हर शख्स के मोबाइल जेब में स्मार्टफोन है और सामने रख कर के वो नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है, और उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर ख़तरात और तरह की जो चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा अब हुआ है और अब ज़्यादातर लोग इस पर बात करने लगे हैं। तो मैं जो जहाँ तक जान पाया हूँ कि इसमें असल में जो मजहबी तबका हमारा रहा, मगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो माफ़ी चाहूँगा, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इसको मजहबी तबके की जानिब से एतमाद हासिल नहीं हुआ, एतबार हासिल नहीं हुआ सोसाइटी में। तो जब उनकी तरफ से एतबार हासिल नहीं हुआ, उस पर हमेशा तनकीद की जानी रही, उसको कभी कोई सब्जेक्ट समझा नहीं गया ज़रूरी, जिसकी वजह से एक आम मुसलमानों के दरमियान ये धारणा पैदा हुई कि साहब ये हमारे काम करने की चीज़ नहीं है। और जबकि आप वक्त के साथ साथ देखें अगर, तो मीडिया एक ऐसा टूल बन गया दुनिया के लिए कि जो आज की शाम की 9 बजे की बुलेटिन में प्राइम टाइम में डिस्कशन होता है, अगले 24 घंटे तक पूरा मुआशरा उस पर डिस्कस कर रहा था, मनफी या मुस्बत। ठीक, मुसलमानों को बहुत पहले, मैं वहाँ तक मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो समझा है दीन को और इस्लाम को और इस्लामी तारीख़ को, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत दी गई अल्लाह ताला की तरफ से कि आप जाओ मक्का के लोगों को बताओ कि मैं रसूल हूँ, मैं, और तौहीद की दावत दो, तो मक्का की पहाड़ियों पर गए और वहाँ खड़े होकर के उन्होंने सदा बुलंद की। ठीक, अब वहाँ से वो बता रहे हैं कि साहब मक्का वालों सुनो, तो इसका मैं वहाँ से ये मतलब लेता हूँ कि वो मक्का की पहाड़ी उस वक्त का मास कम्युनिकेशन का एक टूल था जो उन्हें सुझाया गया और बताया गया, और उन्होंने वहाँ से जाकर के बात की। वक्त के साथ साथ ये टूल बदलते रहे, टीवी में, अखबार में, रेडियो में हमारे तक पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में डिजिटल हो गया और आगे आने वाले दिनों में AI इंटेलिजेंस आने जा रही है, उसमें हो जाएगा। अब उस पर बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पाया कि इसमें कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न रहा, और चूँकि इस दौर में भी और हमेशा से
मुसलमानों के एक बड़े तबके पर हमारे जो मजहबी लीडर्स हैं उनका एक असरात रहा है। मकातिब फ़िक्र के लोग सबके अपने अपने असरात रहे हैं। उन्होंने जिस चीज़ को डू कहा उसकी तरफ लोग बढ़े हैं, जिसे डोंट कहा या उस पर चुप रहे उससे दूर रहे हैं। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी पड़ेगी। मुआशरे को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, उनको आगे बढ़ा नहीं पाए। बस्तवी साहब, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। बिल्कुल सही है जी। मजहबी तबके का एतबार नहीं रहा। माजी की बात कहें तो हम कह सकते हैं इसकी गुंजाइश है। ठीक है। गुज़श्ते 2-3 दहाइयों में हम देखेंगे तो जो भी मजहबी ग्रुप्स हैं, मजहबी इदारे हैं, मीडिया में वो खासे दखील हैं, जाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। उनके मतलब बड़े बड़े जलसे लाइव चैनलों पे कवर भी होते हैं। एक ये है। दूसरा, अब जो मेंटलिटी है उलमा की, कम से कम इस वक्त वो तकरीबन, अब एक आध परसेंट अलग हो तो अलग बात है, वही समझते हैं कि मीडिया जहन साजी का सबसे बड़ा ज़रिया है, ब्रेन वाश का। और ये हकीकत अब आम हो चुकी है, अब ये ढकी छुपी नहीं है। तो इस तनाजुर में तनहा ये कहना कि उलमा का तबका या मजहबी तबके का एतबार नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा, इसलिए नहीं हो सका, एक तो हमें ये चीज़ सही नहीं लगती। दूसरी चीज़ कि मीडिया एक बिज़नेस भी है। ठीक है। जिस तरह मुसलमान बहुत से बिज़नेस में हैं, मीडिया को एज ए बिज़नेस क्यों नहीं लिया गया, इसको क्यों छोड़ा गया? यहाँ तो उलमा रुकावट नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, आपकी बात जो है, आपका इख्तलाफ, लेकिन मैं यहाँ फिर आपसे एक मरतबा इख्तलाफ करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि उलमा ने जो है इस पर कोई गुज़श्ता 30 साल के अंदर ऐसा नहीं किया। आपको मैं अभी कहता हूँ, अगर आप प्रोग्राम के फारिग होने के बाद हमारे कुछ वेबसाइट्स पर जाएँ, फतवा दारुल इफ्ता पर अगर जाके आप देखेंगे तो मैंने खुद पढ़ा है। और मैं इसके अलावा मैं कहूँ कि जो फ़िक़्ह एकेडमी है उसके सालाना जलसे की किताबें निकलती हैं, और वो साल के जो बहुत ही गर्मा गर्म मौज़ूआत होते हैं उस पर वो फतावे और मशवरे आते हैं। उसमें आप मीडिया के कॉलम में आप जाके देखिए, मेरे पास 2 किताबें मौजूद हैं, कि वहाँ वो चुप हैं कि उस ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग की जाए या उसको रिकॉर्ड करके बाद में रिकॉर्डेड एडिट किया जाए या क्या किया जाए। तो कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि लाइव रिकॉर्डिंग दुरुस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रिकॉर्डेड दुरुस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दोनों सही नहीं। आज की तारीख 21 का मैं की किताब बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने बहुत गौर से देखा है। दारुल इफ्ता की वेबसाइट पर चले जाइए, दर्जनों फतवे आपको मिलेंगे कि ये रिकॉर्डिंग सही नहीं है। और उसी कैंपस में सर, उसी कैंपस में बिल्कुल मैं अब वहाँ पर आता हूँ, उसी कैंपस में जहाँ मस्जिद रशीद है, जहाँ पर लाइव खुतबे रिकॉर्डिंग हुए हैं, उनके उलमा की तंजीम है, वो अपनी लाइव कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछा था एक रिपोर्ट लिख करके कि आप ये क्यों करते हैं कि यहाँ फतवा लगाते हैं, उसके बाद आप रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें खुद करते हैं, तो ये कम्युनिटी को कंफ्यूज क्यों करते हैं? कोई एक चीज़ कीजिए, या तो मना कर दीजिए परमानेंटली, तो आप खुद भी मत आइए, और अगर आइए तो ऐलान कीजिए कि आप सब लोग आइए। ठीक है। दूसरी बात, बिजनेस की जहाँ तक बात है, मीडिया को अब बिजनेस बना दिया गया है और वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर आप देखें, मीडिया एक सोशल वर्क है। जी जी। जब आप उसे बिजनेस कह देते हैं तो उसमें नफ़े नुकसान की बात होती है। जिस चीज़ में आज मुझे फ़ायदा हो रहा है, जिस स्टोरी को चलाने में कल को मुझे यूट्यूब से पैसे मिलेंगे या और ज़्यादा होगा, मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। जैसे बिजनेस में भाई फ़ायदा और नुकसान की बात होती है, और उसमें मॉनिटरी गेन की बात होती है कि माली फ़ायदा किस में है। अगर ये मीडिया ये देखा जाने लगा, जैसा कि अब हो रहा है, इसी वजह से मीडिया डिरेल हुआ है। मीडिया एक आवाज़ थी, से आप देखेंगे कि जो पिछले जो लोग थे, जो मुजाहिदे आज़ादी आप देखेंगे, उन्होंने हमेशा, गांधी जी का अखबार निकला, मौलाना जौहर का अखबार निकला, बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? कि उसके पास उसे बिजनेस उन्होंने नहीं बनाया, और वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अखबार निकालते थे, और जब तक उन्होंने निकाला। तो मीडिया हमेशा एक सोशल वर्क रहा है, इसको सोशल वर्क के तौर पर ही देखना था। बिजनेस में दूसरे लोग लेकर आ गए और उसकी वजह से खलत मलत हो गया है। अब जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने की जो बिजनेस की जो ज़रूरतें होती हैं सर, तो किस वजह से बिजनेस चलेगा? आज र्यूमर फैलाने से बिजनेस चलता है। आज आपके थंबनेल, अगर अभी इसी मेरे इंटरव्यू का आप थंबनेल ऐसा लिख दें कि भाई बस्ती दिल्ली से एक सहाफ़ी आया और उन्होंने लखनऊ में आकर के क्या किया, आप देखें, तो हो सकता है कि हज़ारों सैकड़ों की व्यूज़ आपके हज़ारों में चले जाए। लेकिन अगर आप ये लिखें कि अशरफ बस्ती जो एशिया टाइम्स के चीफ एडिटर हैं, उनसे हमने एक ख़ास मुलाकात की है, तो हो सकता है 150 लोग देखें। तो ये गेम बन गया है, और इस गेम में जो लोग हमारे जैसे, आप जैसे लोग, जब ये जो बिजनेस मीडिया है ये उठा, जो जनता की बात करना छोड़ दिया, उनके उसूल उठाना छोड़ दिया, वो उसमें दिलचस्पी लेने लगा कि साहब किस में पैसे हैं, वही बातें करने लग गया, बाज़ार की बातें करने लग गया, तो ये सारी चीज़ें डिरेल हो गई। ठीक है।
तो इसी तरह से जब डिजिटल मीडिया उठा तो उसने कहा हम इसका जवाब बनेंगे, यानी हम तमाम लोग उठे और हमने कहा कि हम इसका जवाब बनेंगे जो लोगों की बातें नहीं करता। वक्त के साथ साथ उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी तरफ वो भी चला गया कि नफ़ा और नुकसान व्यूज़ के और सब्सक्राइबर के खेल में चला गया है इस वक्त। तो एक बड़ी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो मीडिया को कम्युनिटी की आवाज़ बनाना, सवाल उठाना चाहते हैं और सवाल जनता के दरमियान से उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए वो ज़रूरी है, और ख़ुद जनता को भी कभी कभी उनसे सवाल पूछना। हमारा काम है आपका सवाल लेकर के उन तक पहुंचाना, कभी कभी आपके दरमियान जो गलत फहमियाँ हो रही हैं उनको भी सवाल करना। ऐसे लोग आज भी हैं, कम हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से आपको ठीक है, ये बात बहरहाल एक ऐसा मौजू है जिस पे राय अलग अलग हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं असलन ये सोचता हूँ कि काम क्यों नहीं हुआ, एक बड़ा अहम सवाल है। रीज़न जो भी हो, लेकिन काम होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस के पर्पज़ से कोई करते, सोशल वर्क के पर्पज़ से कोई करते, मजहबी नुक्ता नज़र से करते, या इस सब के अलावा कोई और मकसद होता उनके सामने, ये काम करते तो आज सूरत हाल ये नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये बात है जिस पे मौजूद जिस पे बात करनी चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज मीडिया सबसे बड़ा टूल है हर काम के लिए। बिल्कुल। यानी यूँ कहें कि तारीख़ को बदलने के लिए, मोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए सबसे बड़ा टूल है। तो क्या इस टूल को मुसलमान को इख्तियार नहीं करने चाहिए? सब बहुत आगे बढ़ करके इख्तियार करना चाहिए। मैं बारहा कहता हूँ, मेरी जो किताब आई है कॉर्पोरेट मीडिया एक जायज़ा, उसमें मैंने जो जायज़ा लिया है गुज़िश्ता 10 साल के मीडिया के उन रिपोर्टों को दिया है कि जिसमें मीडिया ने इशूज़ के साथ खेल किया है, डिरेल किया है और डिस्कशन को डिस्टर्ब किया है। तो उसकी ज़िम्मेदारी वो अपने तौर पर अपना काम कर रहा था, और उसके लिए मैंने जो है रिसर्च किया और ये बताने की कोशिश की उस तबके को जिसके साथ ये खेल हो रहा है कि देखो, जब तुम्हारे पास नहीं होगी ये चीज़, टूल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, दूसरों के हाथ में होगा, तो अपने तौर पर खेलेंगे, करेंगे और आप उसका शिकार बनेंगे। आपको इसका हिस्सा खुद बनना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। और आप कब तक कहते रहेंगे कि साहब हमारे पास एक मौसर मीडिया नहीं है। तो हमारे आपके दरमियान अब ये एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया है, चाहे अशरफ बस्तवी हो या मुनव्वर सुल्तान हो या कोई दूसरे लोग हों, कि साहब अब हम नहीं कर सकते। आज हम बैठे हुए एक छोटे से सेटअप में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मेरे जैसे हज़ारों लोग कर रहे हैं। तो आज की तारीख में बहुत आसान है कि हम, हमारे नौजवान और वो जो समझदार लोग हैं वो आगे आएँ और सब आ करके अपने तौर पर इस मैदान में हिस्सेदारी निभाएं, और उस जो पूरी भीड़ है उस भीड़ का हिस्से में जा करके खड़े हों। उस चौक पर, जिस चौक से आपके ख़िलाफ़ ऐलान किया जा रहा है या इस्लाम के ख़िलाफ़ बार बार हम कहते हैं कि साहब गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, तो अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें वो प्रोड्यूस की जाएं, लिखी जाएं और उसी चौराहे पर ले जाके खड़े होकर के वहाँ से बताया जाए। 10 लोग सुनेंगे लेकिन 10 लोगों का कन्फ्यूज़न दूर होगा। हम क्या करते हैं कि हमारी कौन सुनेगा, हमारी आवाज़ बहुत कम है, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े लाखों के सब्सक्राइबर के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेरा काम है अपने हिस्से की दिया जलाना, बस। हम पहले ही दिन NDTV और आज तक और ABP न्यूज़ बनने लगते हैं, जल्दबाजी भी हमें ले डूबी है। चैनल बने हैं 1995-96 के दरमियान, 92 के दरमियान दिल्ली से अल हिंद न्यूज़, फलक TV के नाम से कुछ चैनल की कोशिशें हुई और भी आगे पीछे होती रही हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में कि आज ही कायम किया और कल को हम NDTV बन जाएं। NDTV को NDTV बनने में 30 साल लगे, तो एशिया टाइम्स को अगर NDTV बनना है तो 50 साल का वो टारगेट लेकर के चले। मुनव्वर सुल्तान को अगर बनना है तो 40 साल का टारगेट लेकर के। ये जो हमारे दरमियान, हमारे दिलों में जल्दबाजी है ना कि आज दरख्त लगाएं, कल को मैं उसका फल, यही जल्दबाजी हर मैदान में हमें ले डूबी है। मीडिया के मैदान में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, लोगों ने किया, उनका प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग नहीं की गई, टारगेट नहीं तय किए गए और सब्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई और हुई तो टूट के ख़त्म हो गई। तो फिर एक नेगेटिव मिसाल कायम हो गई कि साहब नहीं कर सकते, मुसलमान कर ही नहीं सकते। आज की तारीख़ में केरला से मीडिया वन के नाम से मलयालम में एक चैनल, आपने खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा रिन्यू करने का आदेश दिया। वो चैनल केरला का चैनल है, मलयालम में है और केरला के तमाम लोगों का चैनल है, लेकिन वो मुसलमानों द्वारा मैनेज किया जाता है, सबकी खबरें दिखाई जाती हैं। हम चैनल शुरू करते हैं तो हम सिर्फ अपनी ख़ास खबरें दिखाते हैं। हम क्यों नहीं दिखाते कि हिंदुस्तान में जो एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान की कसीर आबादी है,
उसके अपने सोशल इशूज़ क्या हैं, उसके अपने मजहबी मामलात क्या हो रहे हैं। उनके यहाँ तीज त्यौहार के जब मौके आते हैं तो हम पड़ोसी होने के नाते क्या हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि दिवाली और होली में उनके यहाँ क्या होता है, खुशी और गम के क्या मौके हैं। हम दाई उम्मत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी खुशी के मौके पर हम उनको ग्रीट करें, और जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो क्या ग्रीट करेंगे। एशिया टाइम्स जब मैंने शुरू किया था तो मैंने इस तरह के त्योहारों की डिटेल खबरें देना शुरू किया, तो मुझे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, क्या तुम इसलिए खोले हो कि तुम होली की खबरें दोगे, क्यों नहीं देंगे। तो यही चीज़ अगर होगी कि हम अपनी खबर खुद लिखेंगे या खुद ही पढ़ेंगे, उस तरफ भी यही होगा, तो कैसे कन्फ्यूजन। तो दाई उम्मत होने के नाते हमको कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जो फार्मूला कुरान ने हमें दिया है, हमारे हर काम में वो नज़र आना चाहिए। लिल मुस्लिमीन और लिल मसलक तक हम आ गए, लिन्नास तक नहीं गए। तो यहाँ तक ये चीज़ थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बड़ी ऊंचाई के साथ गुफ्तगू हो रही है, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया ने बड़े निचले सतह तक हर एक को हाथ में माइक पकड़ा के सहाफ़ी बना दिया है। बिल्कुल मैं समझता हूँ और सब लोग ये समझते हैं कि ये इतना गोल्डन चांस है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, कि अब ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे करें। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आज हम वहीं पे हैं। तो अब आपसे समझना ये है कि किस तरह इस मीडिया को, यानी सोशल मीडिया एज ए मीडिया, मुस्लिम नौजवान इख्तियार करें और मौसर आवाज़ बने। जो कमी है उसको अगर दूर करना चाहें आज की डेट में तो शक्ल क्या हो सकती है? देखिए, बहुत आसान है, वहीं पर वो अवेलेबल है, वही यूट्यूब है जिस पर हर तरह की वीडियोस आपको मिलती है, फ़न की मिलती है, फिल्में मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन की मिलती है, लर्निंग कोर्सेज़ बहुत अच्छे अच्छे लोग चला रहे हैं। आप खुद जो है मीडिया का कोर्स चला चुके हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अच्छे खासे तलबा ने उसमें शिरकत की। जाहिर सी बात है, जिनकी दिलचस्पी थी उन्होंने शरीक हुए, तो उनको रिपोर्टिंग का और तमाम चीज़ों का, डिजिटल का, इसके तो हमारे लोग जो आते हैं ना, माइक हर हाथ में है, मोबाइल है तो माइक है। तो असल में दुश्वारी ये है कि वो ट्रेनिंग जो एक छोटा सा पार्ट है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आप मोजो को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, माइक आपका कैसा हो और एडिटिंग आप कैसे करें, और दूसरे सहाफ़त के जो उसूल हैं, एथिक्स हैं। आप कोई ख़बर बनाते वक्त या किसी की बाइट लेते वक्त आप क्या करेंगे, ये एक तरफ़ा तौर पर आपके पास किसी ने दे दिया इन्फॉर्मेशन तो आप फ़ौरन जो है उसको चला देंगे, या क्रॉस दूसरी पार्टी उससे भी आप बातचीत करेंगे। तो ये जो बुनियादी एथिक्स है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर ख़बर लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है तो आपको कैसे क्रॉस चेक करेंगे, या ये भी हमें जो है ये समझना होगा कि कुरान करीम में जो एक जगह कहा गया है कि जब तक, मैं उसको मफ़हूम बता रहा हूँ कि जब कोई ख़बर आप तक पहुँचे तो तस्दीक कर लिया करो। तो हम मुसलमान होने के नाते एक सहाफ़ी होंगे तो हमारी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर बन जाती है। अब यहाँ से मुझे मेरे ध्यान में एक बात आती है कि मुसलमानों का तो वो होना चाहिए था, न्यूज़ एजेंसी होनी चाहिए थी। आज रॉयटर और एफपी और एपीटीएन, ये तीन दुनिया की बड़ी एजेंसियां हैं। एक एपीटीएन वीडियो एजेंसी है और रॉयटर एफपी टेक्स्ट एजेंसी, ये पूरी दुनिया को खबरें प्रोवाइड करती है। ठीक, हमारे पास पूरी दुनिया के कोई 60 मुल्क हैं, लेकिन कोई एजेंसी हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास एजेंसी होनी, इस उसमें आयत में ये हम लोगों को कहा गया था कि तुम एजेंसी बनाओगे, तुम दुनिया के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने का ज़रिया बनोगे, तुम्हारी मुसद्दिक, और तुम ऐसा करोगे, जब करोगे तो ऐसी खबरें दोगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि टूल्स का इस्तेमाल सही करना जान लें, इथिक्स जान लें, और ख़ास तौर से म्यूजिक के ज़माने में अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी आसानी से काइने मास्टर, पावर डायरेक्टर, दीगर किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। मोबाइल से आपने शूट किया, आप वहीं आप एडिट कीजिए और अपलोड कर दीजिए, और चलते चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जहाँ हैं वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट, मैं खुद करता हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ। तो आसानियाँ मेरे को 10 गुना बढ़ गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब ये है कि उन तमाम लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत अहम जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी आती है। हम लोग पहले से काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो लोग हैं उन तक रीच आउट किया जाए, उन्हें किसी न किसी दर्जे में जो लोग ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उनका ओरिएंटेशन ज़रूरी है। मुसलमानों की या कोई रिपोर्टिंग करते वक्त वो दयानतदारी और ईमानदारी का पासो लिहाज करें, तो उनका ओरिएंटेशन ज़रूरी है। कैसे आप करेंगे? जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। ओरिएंटेशन ज़रूर है कि भाई वो जानते हैं दीन और सच्चाई जानते हैं, लेकिन वो ओरिएंटेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से वो उस तरह से पेश नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ओरिएंटेशन की ज़रूरत। अगर ये दो चीज़ें मिला दी जाएँ
हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, डिजिटल मीडिया पर मौजूद है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत मौसर कर रहे हैं, मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर भी लोगों के पास हैं। बस उनका ओरिएंटेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ मौसर तरीके से वो कम्युनिकेशन जो सोसाइटी का है वो पहुंचा सकते हैं और एक आवाज़ बन सकते हैं, और आवाज़ हैं आज भी। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया ज़रूरत है जी, बिज़नेस है, समाज सेवा है, मिल्लत की आवाज़ है, सब कुछ है। इसके लिए एक ट्रेनिंग का निज़ाम हमारे पास क्या होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे नौजवानों को जो इस सलाहियत के हों उनको एक मुनज़्ज़म अंदाज में लाया जाए? बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। पहले कुछ लोग आते थे यूनिवर्सिटियों में जो बीए करने के बाद मास कम्युनिकेशन में एमए करते थे, वही आगे चल कर के मीडिया में आते थे, ठीक है। अब तमाम लोग मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये जो कमियां हम लोग गिनवा रहे थे वो उसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल उनकी ओरिएंटेशन नहीं होता, जिस वजह से प्रोडक्शन तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं। ज़रूरत है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, ऐसे जो तंजीमें हैं काम कर रही हैं वो कम से कम अपने यहाँ इस तरह के जो ऑनलाइन कुछ जर्नलिस्टों से बाकायदा इम्पैनल करके 10 लोगों से आपने दिल्ली में इम्पैनल कर लिया और यहाँ बैठ करके ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम दिल्ली में हमने लखनऊ के 10 जर्नलिस्टों को किया और कुछ और लोगों को किया, वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इसी ट्रेनिंग के ज़रिए से आप जो चाह रहे हैं, जो नतीजा चाह रहे हैं ना, तभी मिल पाएगा, वरना चीज़ें आती रहेंगी और हर 10 साल के बाद मैं और आपकी जगह कोई दूसरा बैठा होगा, यही सवाल टॉपिक चल रहा होगा। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम रूबरू, और आज मेरे साथ मेरे मेहमान थे अशरफ बस्तवी साहब। आपने अपने तजर्बात शेयर किए और मीडिया जैसे अहम और हसास मौजू पे ये बताने की कोशिश की कि आज के वक्त में मीडिया को एज़ ए टूल इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने रवैये में भी तब्दीली इख्तियार करनी है और जो प्रोफेशनल तकाज़े हैं, ख़ास तौर पर ट्रेनिंग, इसको भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा किया तो बहुत सी तब्दीली हम आइंदा देख सकेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।